हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन थ्योरी की अपनी पहली क्लास जो फंडामेंटल से है, ठीक है, आज अपन इसको शुरू करते हैं। तो आज अपन का टॉपिक क्या है? कोलोस्टोमी। क्या है? कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टोमी क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, तो वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कोलोस्टोमी की? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ओपनिंग आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द कोलोन। ठीक है, कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्या है? आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसका पर्पस देखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एलिमिनेट टू द फ्लैटस एंड स्टूल। कोलोस्टोमी करने का पर्पस क्या होता है? एलिमिनेट टू द फ्लैटस एंड स्टूल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, तो कोलोस्टोमी के अपन इंडिकेशन देखते हैं। इसके जो इंडिकेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कोलोन या फिर रेक्टल कैंसर, दूसरा क्या हो गया? इंटेस्टाइनल ट्यूमर। ठीक है, तीसरा हो गया तुम्हारा इंटेस्टाइनल कैंसर। ठीक है, और चौथा हो गया आपका इम्परफोरेट ऑफ एनस। ठीक है, और ये किस में होता है इम्परफोरेट एनस? तो ये देखने को मिलता है कंजेनाइटल डिजीज इन न्यूबॉर्न। ठीक है, जो जन्मजात बीमारी है इसके अंदर ये अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। कौन सी? इम्परफोरेट ऑफ एनस। समझ में आ गया? अपन ने क्या समझा? अपन ने सबसे पहले समझी कोलोस्टोमी, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कोलोस्टोमी टॉपिक की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द कोलोन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, इसके पर्पज क्या हैं? तो पर्पज अपन ने पढ़े, ये यहीं की यहीं याद हो जाएगा। एलिमिनेट टू द फ्लैटस एंड स्टूल। किसके लिए यूज करते हैं इसको? एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए फ्लैटस और स्टूल को। इसके इंडिकेशन क्या है, कब कब करते हैं इसको? तो इसके जो इंडिकेशन हैं वो है कॉलोन रेक्टल कैंसर हो या तो किसी को, या किसी को इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो, या फिर किसी को इंटेस्टाइनल कैंसर हो, या फिर किसी का इम्परफोरेट ऑफ एनस हो, जो कंजेनाइटल डिजीज के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन।
किसके? कोलोस्टोमी के। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं और आजकल एम्स का ट्रेंड बन गया है कि वो फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए सबसे पहले अपन थ्योरी कवर करवा रहे हैं, वो फंडामेंटल की करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक से एक बढ़िया टॉपिक अपन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना CPR का टॉपिक होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस टॉपिक को अगर एक बार पढ़ लोगे तो उसको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सारे MCQ अपन कवर करवा लेंगे। जैसे आज कोलोस्टोमी से जितने भी MCQ बन सकते हैं वो अपन आज इस क्लास में क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आराम से बैठ के लिखते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, यहीं याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसके अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन इसके अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अब अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट इसके जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह के हैं। ठीक है, एक तो होती है बेड कोलोस्टोमी, ठीक है, और दूसरी होती है ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, एक होती है बेड कोलोस्टोमी और एक होती है ड्राई कोलोस्टोमी। तो बेड कोलोस्टोमी देखते हैं अपन सबसे पहले। बेड कोलोस्टोमी देखते हैं, इसको आल्सो नॉन एज असेंडिंग कोलोस्टोमी। आल्सो नॉन एज असेंडिंग कोलोस्टोमी, इसको असेंडिंग कोलोस्टोमी भी बोला जाता है। किसको? बेड कोलोस्टोमी को। समझ में आ गया? क्योंकि इसका जो इंसिजन है, इंसिजन मेक ऑन असेंडिंग कोलन। क्यों कहा जाता है इसको असेंडिंग कोलोस्टोमी? क्योंकि इसका जो इंसिजन है वो बनाया जाता है कहाँ पर? असेंडिंग कोलन में। ठीक है, असेंडिंग कोलन किसके? असेंडिंग कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसमें जो स्टूल होता है वो कैसा होता है? तो इसमें जो स्टूल होता है, स्टूल इज रिसीव्ड इन लिक्विड फॉर्म। अब इसमें एक MCQ क्या बन गया? इसमें कई MCQ बन गया कि बेड कोलोस्टोमी को और कौन सी कोलोस्टोमी कहा जाता है? इसको असेंडिंग कोलोस्टोमी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इंसिजन कहाँ पे होता है, तो इसका इंसिजन होता है असेंडिंग कोलन में। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी क्लाइंट को बेड कोलोस्टोमी है, ठीक है, तो उसका जो स्टूल है वो कैसा रिसीव होगा? तो उसका जो स्टूल है वो कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में रिसीव होगा। तो 4-5 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। ठीक है, और बेड कोलोस्टोमी को क्यों किया जाता है, किस टर्म में किया जाता है, तो वो अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, देखो अपन बेड कोलोस्टोमी पढ़ रहे हैं, ड्राई कोलोस्टोमी अपन बाद में पढ़ेंगे, तो बेड कोलोस्टोमी के लिए खाली स्लाइड ले लेते हैं, उसमें देखते हैं ना। तो बेड कोलोस्टोमी का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? स्टूल रिसीव इन लिक्विड फॉर्म हो गया था उसमें प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, और क्या है? इसको टेम्परेरी, किसके लिए? टेम्परेरी और शॉर्ट टाइम के लिए इसको किया जाता है। इसको जो बनाया जाता है वो किस टर्म में बनाया जाता है? इसको शॉर्ट टर्म यूज के लिए इसको बनाया जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म में, इसका जो ड्यूरेशन है कितने दिनों तक के लिए बनाया जाता है इसको? तो इसको 6 to 8 वीक के लिए बनाया जाता है।
अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी क्लाइंट की कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ है और उसको 10 वीक से ज़्यादा हो गए हैं या 20 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उसको कौन सी कोलोस्टोमी मानेंगे, तो ये बैड कोलोस्टोमी नहीं होगी, क्योंकि बैड कोलोस्टोमी को 6 to 8 वीक के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है। और अगर कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि क्लाइंट है जो रिसीव हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, और उसकी जो कोलोस्टोमी है वो राइट साइड में है, कोलोस्टोमी जो है वो राइट साइड में है, तो ये कौन सी कोलोस्टोमी है? ऑप्शन ए बैड कोलोस्टोमी, ऑप्शन बी ड्राई कोलोस्टोमी। तो जो राइट साइड में होती है, राइट साइड में हमेशा टेम्परेरी कोलोस्टोमी को क्रिएशन किया जाता है। तो राइट साइड में कौन सी होती है? बैड कोलोस्टोमी राइट साइड में होती है। तो राइट साइड ओपनिंग ऑन द एब्डोमेन, इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? राइट साइड में होती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं, कौन सी? जो ड्राई कोलोस्टोमी थी। कौन सी थी? ड्राई कोलोस्टोमी। इसको अपन पढ़ते हैं ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है। तो ड्राई कोलोस्टोमी क्या होती है? ड्राई कोलोस्टोमी क्या होती है? इसको इसको क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज लेफ्ट कोलोस्टोमी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लेफ्ट कोलोस्टोमी। और ये कहाँ पे होती है और इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज सिग्मॉइड कोलोस्टोमी। ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको सिग्मॉइड कोलोस्टोमी क्यों बोलते हैं? कि देखो ये कौन सा होता है? ये होता है असेंडिंग कोलन। ठीक है। ये होता है ट्रांसवर्स कोलन और ये होता है सिग्मॉइड कोलन। अब ये कॉलोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये असेंडिंग कॉलोन हो गया। असेंडिंग में क्या मिल रही है अपन को? लिक्विड फॉर्म स्टूल मिल रहा है। ठीक है। और ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, तो इसमें कौन सा मिलता है? इसमें मिलता है सेमी सॉलिड। ठीक है। और ये फिर कौन सा हो गया? डिसेंडिंग कॉलोन हो गया या फिर सिग्मॉइड कॉलोन हो गया। तो इसमें कौन सा मिलता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल मिलता है। कैसा मिलता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल। तो यही कौन सा है? यही ड्राई कोलोस्टोमी है। इसको सिग्मॉइड कोलोस्टोमी भी बोलते हैं, जो अपन ने ये पढ़ा था अभी। ठीक है। और क्या है? और क्या बोलते हैं इसको? ड्राई का पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। वेट और ड्राइड होते हैं, अपन ड्राई का पढ़ रहे हैं, तो इसको सिग्मॉइड कोलोस्टोमी भी बोलते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं? आल्सो नॉन एज एंड कोलोस्टोमी बोलते हैं। एंड कोलोस्टोमी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो ओपनिंग होती है, इसमें होती है लेफ्ट साइड ओपनिंग, लेफ्ट साइड ओपनिंग इन द एब्डोमेन। ठीक है। यहाँ पे क्या थी? राइट साइड थी, और यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड। ठीक है। और क्या है इससे संबंधित? तो जो सिग्मॉइड कोलन है, सिग्मॉइड कोलन इज लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। सो दिस इज नॉन एज एंड कोलोस्टोमी। ठीक है। ये एंड पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंड कोलोस्टोमी बोलते हैं। और इसका जो इंसिजन है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? ड्राई पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो इंसिजन है, इंसिजन मेक इन सिग्मॉइड कोलन।
इसमें कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। और जो स्टूल है, स्टूल रिसीव इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसको कब यूज किया जाता है? तो जो सिग्मॉइड कोलोस्टोमी है या फिर जो ड्राई कोलोस्टोमी है, सिग्मॉइड कोलोस्टोमी इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम। वो शॉर्ट कोलोस्टोमी थी जो बैट वाली थी, ये ड्राई कोलोस्टोमी है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज की जाती है। इतना समझ में आ गया? लॉन्ग टाइम, और इसको और क्या बोल सकते हैं? और परमानेंट, ठीक है। तो ये जो कोलोस्टोमी है ये कौन सी है? ड्राई कोलोस्टोमी है। और ड्राई कोलोस्टोमी का जो इंसिजन होता है वो कहाँ पर होता है? सिग्मॉइड कोलन में होता है। और इसमें जो स्टूल है वो रिसीव होता है किसमें? नॉर्मल फॉर्म में होता है। और इसको लॉन्ग कोलोस्टोमी भी बोलते हैं और इसको परमानेंट कोलोस्टोमी भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन कब, अगर किसी क्लाइंट का क्या होना है? कोलोस्टोमी का प्रोसीजर होना है तो इसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या होता है। तो अपन देखते हैं क्या प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कब? बिफोर प्रोसीजर। इसका प्रिपरेशन क्या क्या होता है कब? बिफोर प्रोसीजर। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं अपन? इसमें करते हैं सबसे पहले डाइट मॉडिफिकेशन। क्या करते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन। क्या करते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब डाइट मॉडिफिकेशन में क्या क्या करते हैं? डिसकंटिन्यू, और स्टॉप हाई फाइबर डाइट। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। डिसकंटिन्यू और स्टॉप हाई फाइबर डाइट बिफोर, कब? बिफोर 2 to 3 days, 2 to 3 days फ्रॉम कोलोस्टोमी। अगर किसी क्लाइंट का कोलोस्टोमी का प्रोसीजर होना है तो उसकी जो हाई फाइबर डाइट है उसको 2 से 3 दिन पहले क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं या डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब तो फिर अगर ये बंद कर देंगे तो फिर क्या देते हैं डाइट मॉडिफिकेशन में? तो इसमें करते हैं फिर प्रोवाइड लो फाइबर डाइट। समझ में आ रहा है? लो फाइबर डाइट टू द पेशेंट, समझ में आ गया? तो लो फाइबर डाइट इसको देते हैं, हाई फाइबर डाइट को 2-3 दिन पहले क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और क्या करते हैं बिफोर सर्जरी या बिफोर प्रोसीजर? तो इसमें करते हैं NBM नेल बाई माउथ या NPO नेल पर ओरल, ठीक है, 6 to 8 hours बिफोर प्रोसीजर। अब ये क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन, ठीक है। और क्या करते हैं? प्रिपेयर पार्ट का प्रिपरेशन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या डाइट मॉडिफिकेशन में क्या क्या करना है कि इसकी जो हाई फाइबर डाइट है इसको क्या करते हैं? हाई फाइबर डाइट को तो करते हैं डिसकंटिन्यू या स्टॉप, ठीक है।
लो फाइबर डाइट इसको देते हैं, ठीक है। NBM रखते हैं 6 to 8 आवर्स के लिए, बिकॉज ऑफ मे बी चांस ऑफ एस्पिरेशन, और पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अगर इसी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछे कि what is the part prepare, what is the part prepare for abdominal सर्जरी, ठीक है, या फिर कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी के लिए कौन सा पार्ट प्रिपेयर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? जस्ट बिलो द निप्पल, जस्ट बिलो द निप्पल्स टू मिड थाई, ठीक है। और इसका जो पार्ट प्रिपरेशन का जो एक्यूरेट टाइम है, अगर कोई एक्यूरेट टाइम पूछे तो एक्यूरेट टाइम फॉर प्रिपेयर पार्ट, तो वो क्या होता है? 30 मिनट्स बिफोर प्रोसीजर, 30 मिनट पहले। समझ में आ गया? अगर कोई एक्यूरेट पूछे, हालांकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, अगर किसी क्लाइंट की सर्जरी 8 बजे होनी है तो उसको 6 बजे पार्ट प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन कई जगह पे इसका OT में पार्ट प्रिपरेशन किया जाता है, OT के अंदर पार्ट प्रिपरेशन किया जाता है 30 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। और इसकी जो क्लीनिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज होता है, तो वो कौन सा होता है? 7.5% पोबायोडीन, और अगर ये नहीं है तो 7.5% कौन सा? क्लोरोहेक्सिडिन, ठीक है। इसको सेवलॉन भी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसमें एक नोट डाल लो। नोट क्या डाल दो? स्पिरिट कैन बी यूज टू क्लीन द सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट को क्लीन करने के लिए स्पिरिट का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। प्रोसीजर हो गया। अब अपन देखते हैं क्या कोलोस्टोमी की केयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं कोलोस्टोमी केयर। क्या पढ़ते हैं? कोलोस्टोमी केयर। कोलोस्टोमी केयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोलोस्टोमी केयर में सबसे पहले आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें ध्यान रखनी है। यूज aseptic technique, during care of patient, ठीक है। और क्या करना है? क्लीन द स्टोमा with a dry gauze, then
then clean the site या site with 10% पोवी आयोडीन। ठीक है, फ्रॉम कैसे, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड डायरेक्शन। ठीक है, आउटर टू इनर साइड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर एट द साइट ऑफ स्टोमा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका एडवांटेज क्या है, जिंक क्यों लगाते हैं, जिंक का पाउडर, तो इसका जो एडवांटेज है, जिंक पाउडर एडवांटेज, इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या करता है, मेंटेन सॉफ्ट एंड ड्राई साइट ऑफ स्टोमा। ठीक है, और क्या करता है ये, प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। ठीक है, और क्या करता है, प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। उसके बाद क्या आएगा, कवर द स्टोमा विथ पैचेज या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेफर बोलते हैं। ठीक है, पैचेज या वेफर। और इसका जो पैचेज और वेफर है, इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो पैचेज और वेफर है उसको अगर आप वेफर को काट रहे हो तो इसका जो डायमीटर है वो स्टोमा से कितना साइज का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो इसका एक ही लाइन में आंसर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1/8 इंच, 1/8 इंच लार्जर डायमीटर ऑफ वेफर देन स्टोमा कट by the nurse for colostomy stoma। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो वेफर और जो स्टोमा के लिए जो वेफर काटा जा रहा है उसका जो साइज है वो कितना होगा, तो 1/8 इंच लार्जर डायमीटर होगा, किससे, स्टोमा से। उसको कट करेगी कौन, नर्स फॉर द, किसके लिए, स्टोमा के लिए। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, वेफर इतना साइज का क्यों करते हैं, इतना बड़ा क्यों काटा जाता है, तो इसका जो एडवांटेज है, प्रिवेंट, एक एक क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं अपन, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे अपन हाईलाइट कर रहे हैं
और थ्योरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर कोलोस्टोमी से पूछा गया तो इस क्लास के अंदर से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अब थ्योरी की क्लास में कुछ दिन अपन फंडामेंटल पर ध्यान देंगे, क्योंकि फंडामेंटल से काफ़ी क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछे जाते हैं नॉर्थ सेट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब भी। ठीक है, चलिए एडवांटेज क्या है इसका, जो स्टोमा के लिए अपन काट रहे थे वेफर को 1/8 इंच लार्जर, तो उसका जो एडवांटेज है वो क्या है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ स्टूल। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कनेक्ट कोलोस्टोमी बैग, विथ रिंग ऑफ वेफर। उसके बाद कनेक्ट कर दिया, उसके बाद करते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर किसी क्लाइंट की बॉडी पे कोई होल बना के उसमें कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ है जिसमें स्टूल उसको कंटिन्यूस पास हो रहा है, तो उस केस में उस क्लाइंट का स्टेटस क्या होगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्यों, ड्यू टू डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। ठीक है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज। फिर क्या करोगे, अब अगर कोलोस्टोमी का बैग लगा दिया, कनेक्ट कर दिया आपने, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कर दिया, अब कोलोस्टोमी लगा दिया, तब वो कोलोस्टोमी का बैग भरेगा भी। ठीक है, तो भरने के लिए आपको क्या देखना है, इसमें कितना क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जो कोलोस्टोमी बैग है, कोलोस्टोमी बैग should be empty when, कब खाली करना है, when filled up to 1/3 लेवल। ठीक है, अगर 1/3 इसको भर जाता है तो आपको क्या करना है, कोलोस्टोमी का बैग खाली करना है। और जो कोलोस्टोमी बैग की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है, कैपेसिटी होती है तो वो इसकी होती है 500 ml। ठीक है, क्या होती है कैपेसिटी, 500 ml। समझ में आ गया। और क्या देखना है इसको, और क्या करना है इसमें, और क्या करना है, अब आपको करना है इसका चेंज बैग कब, इन 3 to 5 डेज। हर 3 से 5 दिन में आपका इसका एक बार बैग चेंज करना है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो जाएगा 3 दिन। अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी। अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं तो आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, तो 3 दिन में इसका बैग क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, या फिर 72 आवर्स में। ठीक है, 72 घंटे में। अगर घंटे में आता है तो आपको 72 घंटे लिखना है। ठीक है, और अगर दिनों में आता है तो आपको 3 से 5 दिन देते हैं तो 3 से 5 दिन करेक्ट करना है। 3 से 5 अगर रेंज में दिया है, और अगर 3 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, तो आपको बेस्ट आंसर 3 सेलेक्ट करना है। समझ में आ गया। अब जो वेफर लगाया था उसको कब चेंज करोगे, ठीक है, तो चेंज वेफर या फिर पैचेज, ये कब करना है, ये करना है 2 से 3 दिन में, 2 to 3 डेज। ठीक है, इसमें भी बेस्ट पूछा जाए तो वही सेम
और रेंज में पूछा जाए तो 2 से 3 दिन। समझ में आ गया। अगर घंटे में पूछा जाए तो 48 से 72 घंटे। समझ में आ गया। ईएसआईसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ईएसआईसी नॉर्सेट के लिए तो है ही है, क्योंकि नॉर्सेट में तो हमेशा फंडामेंटल पूछा जाता है, लेकिन ईएसआईसी के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीधा डायरेक्ट नंबर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, अब आपने बैग भी लगा दिया, बैग को खाली करना भी सीख लिया। ठीक है। और पैचेस कब चेंज करना, उसका वेफर कब चेंज करना वो भी देख लिया, कितने भर जाएगा तब खाली करना वो भी देख लिया। उसके बाद आपको उसका क्या करना है, पोस्ट ऑप में उसके जो स्टोमा है उसका ऑब्जर्वेशन भी आपको देखना रहेगा कि कैसे कलर का स्टोमा है, अगर ऐसा है तो कैसा होगा, है ना, वो सारी चीज़ें। तो अब अपन देखते हैं ऑब्जर्व ऑब्जर्व द कलर ऑब्जर्व द कलर ऑफ स्टोमा। ठीक है। अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, कलर ऑफ स्टोमा को, तो अगर ये है कैसा, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड और क्या है, एंड सॉफ्ट, तो ये क्या है, ये है नॉर्मल फाइंडिंग। ये स्लाइड ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ब्राइट रेड एंड सॉफ्ट है तो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर इसी में आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्टोमा का कलर है वो कैसा है, पेल पिंक है, पेल पिंक कलर का स्टोमा देखने को मिल रहा है, तो ये पेल और पिंक का जो स्टोमा है वो किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एनेमिक पेशेंट में, ये नॉर्मल है। एनेमिक अगर पेशेंट है तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्टोमा का कलर है, तो स्टोमा का कलर है, स्टोमा का जो कलर है वो पर्पल ब्लैक आ रहा है, पर्पल ब्लैक, तब ये क्या है, अगर पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, ये है कंप्रोमाइज्ड कंप्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन, कंप्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन, और ये क्या है, ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है, अबनॉर्मल फाइंडिंग। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी आप इसको डायग्नोस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है। तो ये आपको देखना रहेगा, ब्राइट अगर रेड कलर का है और सॉफ्ट है तो क्या है, वो नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है। और अगर पेल पिंक का आ रहा है, पेल पिंक का आ रहा है तो वो क्या है, एनेमिक पेशेंट में क्या है, वो नॉर्मल है, अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट में ये अब नॉर्मल है। ठीक है। पर्पल ब्लैक कलर का अगर स्टोमा का कलर देखने को मिल रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है, और ये क्या है, अब नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है। और ऐसी कौन सी फाइंडिंग है अगर जो नर्स देखेगी तो उसको इमीडिएट इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसी कौन सी फाइंडिंग है, किसके कलर, ऐसा कौन सा कलर है जो अगर देखने को मिलता है और उसको नर्स क्या करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएट इन्फॉर्म करेगी। तो अगर पर्पल, क्या चीज़, पर्पल ब्लैक, कैसा, पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा अगर देखने को मिल रहा है तो इन्फॉर्म ड्यूटी डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी है। ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना था, अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, चेंज द वेपर पैचेस, ऑब्जर्व द कलर ऑफ स्टोमा, स्टोमा के बाद फिर अपन ऑब्जर्व कलर कर लिए, ब्राइट रेड, सॉफ्ट, पेल पिंक। ठीक है। उसके बाद अपन ने ये देख लिया कि पर्पल ब्लैक है तो इसको इमीडिएट इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसी में अगला पॉइंट, इफ़ अगर किसी क्लाइंट को अनप्लीजेंट या
माल ऑर्डरियस, अगर किसी को बदबू आ रही है, स्मेल स्टोमा से, ठीक है, कम्स आउट फ्रॉम कोलोस्टोमी स्टोमा अप टू 72 आवर्स, ठीक है। अगर कोई कहता है कि एक क्लाइंट है जिसकी आज ही पोस्ट ऑप सर्जरी हुई है, कोलोस्टोमी हुआ है, कोलोस्टोमी होने के बाद उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, तो अनप्लीजेंट अगर स्मेल विदिन 72 आवर्स अगर आती है तो ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इन्फेक्शन नहीं है, ये क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। क्योंकि अभी तक क्या था, उसका स्टूल कहीं ना कहीं रुका हुआ था, ठीक है, तो रुका हुआ है तो उसमें से स्मेल आएगी ही। तो अगर ये 72 घंटे के अंदर अंदर अगर ऐसी वाली स्मेल आती है तब वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। और अगर ये आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सर्जरी, अगर आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सर्जरी ये अगर आती है तो ये क्या है, ये है फिर इन्फेक्शन। ये ध्यान देना क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ना है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो अनप्लीजेंट स्मेल अगर 72 घंटे के अंदर आ रही है तब ये नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि अभी इसका स्टोमा का क्या है, क्रिएशन किया गया है, कोलोस्टोमी क्रिएशन किया हुआ है। लेकिन अगर 72 घंटे के बाद भी आ रही है तब ये अब नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इसी में। अब आपको देखना है ऑब्जर्व फॉर्म ऑफ स्टूल, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं अपन असेंडिंग कोलोस्टोमी, तो असेंडिंग कोलोस्टोमी में कौन सा होगा, लिक्विड स्टूल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रांसवर्स कोलन, तो ट्रांसवर्स कोलन में कैसा होगा, सेमी सॉलिड। अगर आपसे कोई पूछे सिग्मॉइड कोलन, तो सिग्मॉइड कोलन में कैसा होगा, नॉर्मल स्टूल, ठीक है। तो फॉर्म समझ में आ गई, ठीक है, कौन से कॉलन में होगा तो कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रेगुलरली इसकी क्या करनी है, फ्लशिंग करनी है। क्लीनिंग के लिए किसको, कोलोस्टोमी बैग को फ्लशिंग या फिर इरिगेशन, किसका, बैग का, और कोलोस्टोमी स्टोमा का। समझ में आ गया। अब अगर फ्लशिंग और क्या कर रहे हैं, इरिगेशन, तो इसके पर्पज़ क्या हैं, क्यों करते हैं, तो इसके जो पर्पज़ हैं वो बड़े क्लियर हैं। क्या है, क्लीनिंग द कोलोस्टोमी to prevent growth of microorganism। समझ में आ गया। और जिस काम के लिए कोलोस्टोमी बनाई गई थी, एस्केप द फ्लैटस एंड स्टूल। समझ में आ गया, फ्लैटस एंड स्टूल को निकालने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए इसको क्या किया जाता है, कोलोस्टोमी का इरिगेशन किया जाता है। तो इसके लिए जो फ्लशिंग और इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हैं उसको इरिगेट करने के लिए, तो वो अपन देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो यूज कौन सा होता है। सॉल्यूशन इसके लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन में अगर दिया जाए प्लेन वाटर,
ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। तो कोलोस्टोमी बैग का जो इरिगेशन किया जाता है तो वो प्लेन वाटर से ही किया जाता है। या फिर सेकंड प्रायोरिटी पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल सलाइन। ध्यान देना इस बात पे ना। प्लेन वाटर क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। आप सबसे पहले नॉर्मल सलाइन करके आओगे, लेकिन नहीं, प्लेन वाटर फर्स्ट प्रायोरिटी किसके लिए, कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए। अब इसके लिए जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज किया जाता है इरिगेशन करने के लिए वो कितना होता है, तो वो भी देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अमाउंट तो ये होता है 500 ml टू 1000 ml, ठीक है, आधा लीटर से 1 लीटर। अब इसके लिए जो आईवी स्टैंड की हाइट है, आईवी स्टैंड से इरिगेट करोगे, ऊपर एनएस टांग दी, ठीक है, आईवी स्टैंड से ये तुम्हारी एनएस टंग गई। एनएस टंगने के बाद ये इरिगेशन के लिए आपकी कोलोस्टोमी स्टोमा है या बैग है, तो ये आईवी स्टैंड है तुम्हारा, ठीक है, इसकी तुम्हारी एनएस टंगी हुई है। अब ये यहाँ से इसको इरिगेट कर रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है वो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइट ऑफ स्टैंड है, हाइट ऑफ स्टैंड, ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टैंड कितनी होनी चाहिए आपकी, 12 इंच रखते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और इसका जो कैथेटर है, कैथेटर को कितना इंसर्ट करते हैं कोलोस्टोमी स्टोमा के अंदर, कैथेटर को कितना इंसर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कैथेटर है, कैथेटर इंसर्ट ये कितना करते हैं, ये करते हैं 3 से 4 इंच, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में हो तो 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। कहाँ पर, इन कोलोस्टोमी इरिगेशन। समझ में आ गया। प्लेन वाटर से करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेन वाटर है, उसके बाद नॉर्मल सलाइन। अगर प्लेन वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन से कर सकते हो, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। और इसका जो अमाउंट है इरिगेशन करने के लिए वो कितना होना चाहिए, 500 से 1000 ml होना चाहिए। और इसका हाइट ऑफ स्टैंड है, जो आईवी स्टैंड से आप एनएस टांग के जो भी प्लेन वाटर करके करोगे तो वो कितना होना चाहिए, 12 इंच होना चाहिए या फिर 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कैथेटर कितना इंसर्ट किया जाता है, डाटा याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। डाटा आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे भी नहीं होगा, ठीक है, डाटा की गारंटी मेरी है। 3 से 4 इंच है, 3 से 4 इंच मतलब 10 सेंटीमीटर, किसमें, कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। इसके लिए जो इक्विपमेंट है यूज किए जाते हैं, अगर इरिगेशन आप कर रहे हो तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इक्विपमेंट्स अपन देख लेते हैं। इक्विपमेंट तो इसके लिए आपको चाहिए गॉगल, और क्या चाहिए, मास्क। और मास्क क्या है, मस्ट है, ठीक है। कौन कौन से होने चाहिए, गॉगल और मास्क, कब, इरिगेशन के लिए। बाकी ग्लव्स तो आपको चाहिए ही, ठीक है। अब मास्क क्यों यूज करते हैं कि कई बार फ्लश आउट होकर आपके फेस पर आ सकता है, तो मास्क का लगाना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलोस्टोमी की केयर, अगर किसी क्लाइंट को कोलोस्टोमी आ जाइए है तो इसकी कोलोस्टोमी केयर कब से स्टार्ट करनी चाहिए, जस्ट पोस्ट ऑफ, सेकेंड डे, थर्ड डे, कब करना चाहिए। तो कोलोस्टोमी की जो केयर है, कोलोस्टोमी केयर शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 7 days ऑफ प्रोसीजर। समझ में आ गया, ठीक है। और 7 डेज का क्यों बोला जाता है, 7 डेज ही क्यों, कि 7 दिन के बाद क्या होता है कि जो कोलोस्टोमी स्टोमा है वो हीलिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है, और क्लाइंट सिटिंग पोजीशन में आ सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, पोस्ट ऑफ 7 डेज के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर आप फ्रेश वुंड को क्या करोगे, इरिगेशन करोगे,
इरिगेशन करोगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, या तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी या फिर रिस्क ऑफ इंजरी होगा। समझ में आ गया? कब करना चाहिए? 7 दिन बाद में। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कोलोस्टोमी का जो इरिगेशन है वो एक दिन में कितनी बार करना चाहिए, तो कोलोस्टोमी का जो इरिगेशन है तो ये करना चाहिए 2 to 3 टाइम इन ए डे। ठीक है। नर्स कैन irrigate द कोलोस्टोमी, ठीक है, 2 से 3 बार एक दिन में। ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा करोगे तो क्या होंगे कॉम्प्लिकेशन। 2 से 3 बार सफिशिएंट है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग हो सकती है, इसको ज़्यादा इरिगेट करोगे तो ब्लीडिंग इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है इसको इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, और ये इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। ऑप्शन में अगर ब्लीडिंग आता है तो ब्लीडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। अगर ब्लीडिंग नहीं होता है तब आपको इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस को टिक करना है। समझ में आ गया? अब पोस्ट ऑफ सर्जरी में अपन ने प्री सर्जरी में क्या करा था, डाइट मॉडिफिकेशन करी थी, जिसमें क्या करा था, हाई फाइबर डाइट को अपन ने कम करा था, लो फाइबर डाइट क्या कर दी थी, इसकी शुरू कर दी थी। और क्या किया था, एनपीओ रखा था 6 to 8 आवर्स बिफोर। ठीक है। और क्या किया था, और इसके पार्ट वेरिफिकेशन करवाए थे। ये इसके वो मॉडिफिकेशन थे जो प्री ऑप में थे। अब पोस्ट ऑप में अगर इसके देखेंगे तो जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो क्या होंगे, डाइट मॉडिफिकेशन ये लिख देते हैं पोस्ट ऑप। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव में। तो इसमें जो डाइट मॉडिफिकेशन होंगे वो फर्स्ट 24 आवर्स, तो फर्स्ट 24 आवर्स में इसको आईवी फ्लूइड देते हैं, और क्या देते हैं, और इसको देते हैं क्लियर लिक्विड डाइट। ठीक है। और उसके बाद 24 to 72 आवर्स में फिर इसको देते हैं हाई फाइबर डाइट। समझ में आ गया? प्री ऑप में हाई फाइबर को बंद करते हैं और पोस्ट ऑप में हाई फाइबर को चालू कर देते हैं। ठीक है। अगर किसी, अब ये सर्जरी होके आ गया, अगर इसके क्या बाउल साउंड, कौन से साउंड, वाउल साउंड क्या है, एब्सेंट है, कब, जस्ट आफ्टर सर्जरी, जस्ट आफ्टर सर्जरी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग क्यों है, नॉर्मल फाइंडिंग क्यों है, बताइए नॉर्मल फाइंडिंग क्यों है? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, जस्ट आफ्टर सर्जरी। तो जस्ट आफ्टर सर्जरी में ये नॉर्मल फाइंडिंग क्यों है कि ये क्या है, एनेस्थेसिया इफेक्ट। ठीक है। तो ये क्या है इसके नॉर्मल साउंड। अब आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बाउंस साउंड क्या होता है, इसी में ऐड कर लेते हैं इसको भी, नॉर्मल वाउल साउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए 16 to 20 पर मिनट। याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये 16 to 20। आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा चैनल, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अब फंडामेंटल की एग्ज़ाम से पहले तक अपन फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट टॉपिक तो एटलीस्ट क्लियर करवा लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। क्योंकि फंडामेंटल नर्सिंग अगर है तो वहाँ फंडामेंटल होगा ही होगा। तो फंडामेंटल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में साइकेट्रिक के क्वेश्चन ना पूछें, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में रिसर्च के क्वेश्चन आए,
लेकिन फंडामेंटल के बिना पेपर आ ही नहीं सकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसके अपन इम्पोर्टेंट उसमें से भी इम्पोर्टेंट अपन छांट के आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे, तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। और इससे प्रीवियस की जो क्लास हुई हैं उसके फीडबैक भी हैं, लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि आपकी क्लास में से क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। ठीक है, हो सकता है कि अभी रीच कम है लेकिन लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल बाउंड साउंड क्या होता है, 16 to 20 पर मिनट। और इसका जो ड्यूरेशन अपन देखते हैं कितनी देर के लिए देखे जाते हैं ये बाउल साउंड, तो इसके ड्यूरेशन अगर पूछा जाए तो ये डायरेक्ट आंसर बनता है 5 मिनट। ठीक है, बाउल साउंड के लिए समझ में आ गया। और अगर किसी क्लाइंट का सर्जरी हुई है और उसके बाउल साउंड क्या है, एब्सेंट हैं, लेकिन अगर मोर देन 72 आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफ क्या है, बाउल साउंड एब्सेंट है, बाउल साउंड क्या है, एब्सेंट है, तो उस केस में आपको इमीडिएट इन्फॉर्म किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो बाउल साउंड अगर आपको 72 घंटे के बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। समझ में आ गया। और अगर किसी के नॉर्मल बाउल साउंड आ रहे हैं, ठीक है, कब, आफ्टर 72 आवर्स, तो उसके क्या करना है, उस क्लाइंट को नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, नॉर्मल डाइट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। समझ में आ गया। अगर एब्सेंट है तो इन्फॉर्म करना है, और 72 घंटे के बाद अगर उसके नॉर्मल बाउल साउंड आ गए हैं तो क्या करना है, तो फिर इसको नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसमें नोट डाल लो। नोट क्या है, नोट क्या है ये ध्यान देना। अवॉइड हाई फाइबर, अवॉइड हाई फाइबर डाइट बिकॉज द increase the risk of डायरिया। ठीक है, और एक और नोट डाल लो इसी में, एक और नोट डालो, अवॉइड फैट रिच डाइट आफ्टर कोलोस्टोमी, बिकॉज it can cause constipation। ठीक है, समझ में आ गया। तो फैट रिच डाइट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को करेगा। समझ में आ गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। समझ में आ गया। 4 फंडामेंटल्स ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में से कम 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ इस क्लास में से, मोर देन 100 नहीं, मोर देन 100। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इससे क्वेश्चन आते हैं। अगली क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किसकी है, जो क्लास किसकी है, CPR। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो क्लास मिस ना हो एग्ज़ाम से पहले से कम, ठीक है। कुछ नई गाइडलाइन आई हैं, वो भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी एट्रोपिन क्यों नहीं देते, एडी क्यों देते हैं, वो सारी चीज़ें अपन उसमें क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।